हमारा आज का टॉपिक है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कि नर्व इम्पल्स को हम किस प्रकार से कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स राइट कि अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो जो नर्व्स हैं हमारी वो किस तरह से कंडक्ट होती है, मीन्स ये कैसे एक जगह पे इंफॉर्मेशन जो आती है उसे आगे की तरफ ट्रांसफर करती है या ट्रांसमिट करती है, राइट। तो नॉर्मली हम अगर बात करते हैं तो नर्व इम्पल्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सॉन भाग जो था, जो हमारे हम बोलते हैं कि क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार जो आकृति है, उस रीजन में मोस्टली हमारे होता है, जिसका बाहर का पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोलेमा, और इसके अंदर जो प्लाज्मा उपस्थित है उसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, राइट। इन दोनों के बीच में कंडक्शन होता है, क्योंकि इसकी वॉल है, तो वॉल के थ्रू ये जो वॉल है, भित्ति है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर कंडक्शन के टाइम पर, राइट। होता मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सॉन भाग में ही है नर्व कंडक्शन। आगे संप्रेषण जो होता है उसे हम बोलते हैं नर्व कंडक्शन, राइट। अब नॉर्मली अगर हम बोले तो इन नर्व्स की बात करते हैं तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उपस्थित रहती है, जो द्रव्य होता है उसके अंदर ये नर्व फाइबर्स उपस्थित रहते हैं, न्यूरॉन्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उपस्थित रहते हैं। और नॉर्मली इलेक्ट्रिक टाइप का कंडक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन यहाँ हो रहा है, राइट। मतलब एक तरह से विद्युत भी है यहाँ पर, और रसायन जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, उनका भी यहाँ पर रोल रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन या संप्रेषण, राइट। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट स्टेप हमारा आता है जब भी हम देखेंगे तो इसे हमने 3 भाग में विभक्त किया है। फर्स्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विराम कला विभव, राइट। सेकंड है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसका अर्थ है सक्रिय कला विभव। थर्ड रिपोलराइजेशन, जिसका अर्थ होता है पुनः ध्रुवीकरण, राइट। तो इन 3 स्टेप्स में हम नर्व इम्पल्स को स्टडी करते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसकी बात करते हैं, ये है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दैट मींस यहाँ पर जो हमारी लेयर है, ये तो हमारी हुई एक्सोलेमा, और अंदर की तरफ क्या उपस्थित है, एक्सोप्लाज्म उपस्थित है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर अलग पोटेंशियल होगा, और हम बोल सकते हैं इसके बाहर की तरफ अलग पोटेंशियल उपस्थित रहेगा। तो उन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को तो हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और दोनों तरफ पोटेंशियल क्योंकि उपस्थित रहता है, तो उस पोटेंशियल को हम मिली वोल्ट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, और उसे गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस होती है उसके द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर।
इम्पोर्टेंट डिवाइस है पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की, राइट। अब हम नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं होगा, राइट। एकदम मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। और उस अवस्था में क्या होता है कि बाहर की तरफ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज उपस्थित रहता है, ठीक है, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज उपस्थित रहता है। तो होगा क्या यहाँ पर, क्यों बाहर की तरफ पॉजिटिव है और अंदर की तरफ नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो Na+ होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और K+ अंदर है, लेकिन रीजन क्या हुआ, K+ अंदर है, Na+ दोनों क्या हुए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है अंदर से, लेकिन यहाँ पर K+ के साथ Cl- भी प्रेजेंट है, ठीक है। और Cl- जो है वो, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन है इनके द्वारा जल और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका गमन हो सकता है। तो इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कह सकते हैं। तो इस कारण से हम यहाँ बोल रहे हैं कि Cl- जो है वो यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाता किसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर इसको कैरी करने वाले हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं रहते, राइट। इसलिए Cl- अंदर ही रहता है और K+ जो है वो तो अंदर प्रेजेंट ही है, बस Na+ जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है। Na+ का मूवमेंट बाहर की तरफ रहता है। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं कि Na+ क्योंकि बाहर जा रहा है और अंदर Cl- है, इसलिए बाहर का पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अंदर का, क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज भी उपस्थित है। बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोल रहे हम यहाँ पे, पर बाहर का हम बोल के चलते हैं कि चार्ज बाहर ज्यादा प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है और इसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं -70 से -85 मिलीवोल्ट तक इसकी वैल्यू प्रेजेंट रहती है। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये नॉर्मली कैसा मूवमेंट है, एक तरह से हम बोल सकते हैं सक्रिय परिवहन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, राइट। क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन की अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है, जो सांद्रता है उसके विपरीत मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमने इसे बोला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ जहाँ कम सांद्रता है वहां से अधिक सांद्रता की तरफ मूवमेंट हो रहा है। मतलब हम बोल रहे थे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द Na+ प्रेजेंट है, पर फिर भी Na+ उधर ही जा रहा है। इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। वहीं क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एटीपी की भी नीड होगी, एनर्जी की भी नीड होगी और इसी के साथ एटीपेज एंजाइम जो है उसकी भी जरूरत रहेगी, ठीक है। तो ये है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हमारा आता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, चार्ज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। बाहर क्या चला जाएगा, नेगेटिव, और अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, राइट। अब क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं कि चार्ज जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसलिए हम इस कंडीशन को डीपोलराइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब विध्रुवीकरण हो रहा है। पहले जैसे ध्रुव प्रेजेंट था, ध्रुवता प्रेजेंट थी, पोटेंशियल प्रेजेंट था, वैसा जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, इसलिए विध्रुवीकरण या डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो था पूरा टूट गया,
राइट। अब ये रीजन क्या है कि डीपोलराइजेशन हुआ या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ है यहाँ पर। इसके पीछे रीजन ये होता है, यहाँ पे तो Na+ क्योंकि बाहर जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि Na+ बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर जा चुके थे, अब अंदर की तरफ Na+ बचे नहीं थे नॉर्मली, तो यहाँ पर जो Na+ बाहर गए थे वो अंदर की तरफ आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, Na+ अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं क्योंकि बाहर की तरफ ऑलमोस्ट सारे यहाँ से जा चुके थे। ठीक है, इसको हम इस कंडीशन को ये भी बोलते हैं कि Na+ इनफ्लक्स की कंडीशन है कि अंदर की तरफ Na+ बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रहा है। ठीक है, वहीं हम इसकी बात कर रहे थे तो ये नॉर्मली जा रहा था, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है उसके सहारे जा रहा था। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा था। ये क्या है, ग्रेडियंट के साथ जा रहा है क्योंकि जहाँ ज़्यादा सांद्रता है यहाँ कम सांद्रता है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो चुके हैं, तो इसलिए Na+ इनफ्लक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। राइट, अब Na+ इनफ्लक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर Na+ के जो गेट्स थे वो ओपन है। राइट, सोडियम के लिए कुछ गेट्स होते हैं वो ओपन है तभी वो अंदर की तरफ आता है। पहले तो पंप का यूज हुआ, यहाँ पे गेट्स ओपन हो गए और यहाँ पर क्योंकि K+ में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा इसलिए हम बोलते हैं K+ गेट्स जो है यहाँ पर क्लोज है। राइट, अब क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अंदर आएगा तो धीरे धीरे अंदर की तरफ पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और बाहर उसका नेगेटिविटी क्रिएट होने लग जाएगी, इसलिए यहाँ पर डीपोलराइजेशन कंडीशन हमने ऑब्जर्व की। इसी के साथ हम अगर देखें यहाँ पर तो इसे हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हमने बोला ही है, इसी के साथ हमें इसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। राइट, अब इसमें पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले -70 से 0 पे आता है, पहले धीरे धीरे चेंज होता है, तो 0 पे आता है पहले मिलीवोल्ट पे और फिर वहां से क्योंकि और ज्यादा Na+ अंदर आ रहे हैं तो यहाँ +30 MV तक पहुंच जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड है हमारा रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में वापस से पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, जो फर्स्ट कंडीशन थी वही कंडीशन वापस से यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब -70 MV के आसपास हमारा पोटेंशियल प्रेजेंट रहेगा। राइट, और इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि इसे पुनः ध्रुवीकरण पहले जैसा ध्रुव था वैसा का वैसा वहां पर बन जाएगा। दैट मीन्स पहले क्या था, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, इस तरह से था। अब क्या होगा, यहाँ पे Na+ तो अंदर आ गए पर K+ अब बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो K+ हैं उनके गेट्स ओपन है, K+ की गेट्स जो हैं दे आर ओपन और Na+ की गेट्स क्लोज हो चुके हैं, अब Na+ में कोई मूवमेंट नहीं होगा। राइट, तो इस तरह से K+ धीरे धीरे बाहर जाएगा और ज्यादा मात्रा में बाहर जाने के कारण बाहर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं रीपोलराइजेशन। तो इस तरह से 3 मेथड्स या 3 पार्ट्स में हम नर्व इम्पल्स को डिवाइड करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड रीपोलराइजेशन। अब एक चीज हमने यहाँ देखी कि Na+ तो बाहर जा रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप है तो K+ जो होंगे वो भी अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, मूवमेंट करेंगे, इसलिए हमने लिखा है कि अंदर प्रेजेंट, तो K+ का भी धीरे धीरे मूवमेंट
कोरा है जो अंदर की तरफ आ रहा है। पंप है तो दोनों मॉलिक्यूल्स को बाहर अंदर ले जाने का कार्य करेगा। राइट, तो इस तरह से हमने देखा ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा था कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ से बाहर जा रहे हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस -70 एमपी आया, यहाँ पर +30 एमपी और वापस से यहाँ पर -70 एमपी। राइट, अब हम अगर इस चीज को देखें तो ये चीज हम बोल रहे हैं कि जो नर्व इंपल्स में कंडक्शन है वो अलग अलग जगह पे नहीं होता है, एक ही जगह पर होता है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो ये हमने बात की यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ये हमने बनाई है एक्सो लेमा। राइट, ठीक है। इस तरह से हम अगर बात करते हैं तो ये हमारा है रेस्टिंग विराम कला विभव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे भी हमारा क्या प्रेजेंट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, बस बीच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है हमारा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। राइट, मतलब हमने बोला कि पहले पूरी मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग विराम कला विभव में प्रेजेंट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे तंत्रिका आवेग आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया जिसके कारण Na+ का मूवमेंट अंदर था। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा था, Na+ बाहर की तरफ जा रहा था, इसलिए पॉजिटिव बाहर था। अब Na+ अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव क्या है, अंदर की तरफ पॉजिटिविटी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतने से भाग में ही चेंजेस होते हैं, पूरी एक्सॉन में चेंजेस नहीं होते। जैसे हम ये भाग एक्सॉन का लिखते हैं फिगर में। राइट, तो हमने बोला यहाँ पे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, फिर यहाँ पर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ और ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, इतने से भाग में होके आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आगे जाएगा वैसे वैसे ये क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन की एक्टिविटी होगी। यहाँ पर पहले हो रही थी, अब क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा, वापस से पोलराइज्ड होंगे ये, तो यहाँ पर आ जाएंगे और वापस से ये क्या आ जाएगा, -70 एमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे इतने से भाग में एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा, Na+ अंदर आएगा, फिर क्या होगा, उन्हें आगे पहुंचाना है तो Na+ जो अंदर उपस्थित था उसको वो बाहर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, फिर इंपल्स आगे की तरफ पहुंचेगी। तो ऐसे हम बोलते हैं छोटे छोटे भाग में ट्रांसमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जा रही है। ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे रहती है, विराम पे रहती है और चेंज छोटे छोटे पार्ट में होता है और उस बहाने आगे की तरफ इंपल्सेस को ट्रैवल करवाया जाता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं चीजें। अब ये मैं अलग अलग पार्ट में दिखा रही हूँ, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, एक ही एक्सॉन नहीं है, अलग अलग पार्ट है।
कंडीशंस हैं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्टिव मेम्ब्रेन में +30 पे चला जाता है, यहाँ पे रहता है -70 से -85 MV तक, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन आएगी कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Na+ का इनफ्लक्स अंदर की तरफ हुआ है, Na+ इनफ्लक्स हुआ है, ठीक है। यहाँ पर Na+ बाहर जा रहा है और K+ अंदर आ रहा है, और यहाँ पर K+ बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस हमने देखी है 1 2 3 के नाम से। अब हम अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या जो एक्शन पोटेंशियल है वो 0.001 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 -70 MV 0 MV +30 MV, राइट। ये है टाइम इन सेकेंड्स, ये है पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट्स। मिलीवोल्ट्स में ये पोटेंशियल को हम डिफाइन करें। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेज में कहाँ है, ऑलमोस्ट हम बोल रहे हैं -70 पर ही प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, धीरे धीरे क्योंकि Na+ अंदर आ रहा है तो धीरे धीरे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, तो -70 से धीरे धीरे ये जाएगा 0 पे, पहले 0 पे आया, फिर और ज्यादा Na+ अंदर आएंगे तो +30 पे चला जाएगा, पॉजिटिव हो गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ से +30 से क्या होगा, चेंज होगा, तो उस चेंज के कारण ये कहाँ जाएगा, वापस से -70। इस तरह से ये बन जाएगा। तो हम इसको अगर डॉटेड लाइन से एक्सप्लेन करें या एक्सप्रेस करें तो ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। और हमने बोला इसके नीचे जो होगा वो होगा -85 MV, ठीक है। -70 से -85 तक यहाँ पर हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारा ग्राफ होता है, ये शो करता है। जैसे 1 नंबर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, 2 नंबर को यहाँ पे और 3 नंबर को वापस से यहाँ पे, राइट। ये हमारा होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस तरह से हम इसे शो करते हैं। अब जो नॉर्मली हम बात करते हैं तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को पीटर बेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था और उस बेसिस पर इन्होंने इस प्रोसेस को दिया था। और इसी के साथ इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट थे बर्नहार्ड कैट्स, इन्होंने भी एक प्रकार से इन दोनों ने मिलकर कंडक्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। तो जब हम पीटर बेकर की बात करते हैं, इन्होंने बोला कि नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो 3 फैक्टर्स ये हैं कि एक्सोलेमा कैसी है, मीन्स एक्सॉन की जो बाहर की झिल्ली है वो कैसी है, उसका कैसा आवरण है, वहां पर कैसे, क्या वो अर्धपारगम में है, किस प्रकार की, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कंडक्शन। सेकेंड, एक्सोप्लाज्म कैसा है, क्या उसमें Cl- ज्यादा है, K+ ज्यादा है, किसका अमाउंट ज्यादा है, उस बेसिस पर एक्सोप्लाज्म वर्क करेगा। या फिर Na+ ज्यादा है तो उस बेसिस पर हमारा नर्व कंडक्शन वर्क
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि हम बोलते हैं एक द्रव्य है जिसमें ये नर्व फाइबर्स सारे प्रेजेंट रहते हैं। इन तीनों की संरचना कैसी है, क्या कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ यहाँ ज़्यादा उपस्थित है, उस बेसिस पर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। और पीटर बेकर ने ये भी बताया कि जैसे ही हमारी जो नर्व इम्पल्स है उसको स्टिमुलस मिलता है, उद्दीपन मिलता है, चाहे वो उद्दीपन फिजिकल स्टिमुलस की तरह हो, राइट, चाहे वो मैकेनिकल स्टिमुलस हो, चाहे वो केमिकल स्टिमुलस हो, पर जैसे ही बाहर से उद्दीपन मिलता है तो नर्व इम्पल्स जो है वो आगे की तरफ आवेग बढ़ाती है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स प्रोसेस कंटिन्यू होता है। कई बार हम ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से ट्रैवल करती है एक वायर के अंदर, उस तरह से कंडक्शन यहाँ पर होता है। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस नहीं कह के हम ऐसा समझ लेते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ रही है उस तरह से नर्व इम्पल्स जो है हमारी वो आगे की तरफ कंडक्शन करती है, राइट। तो ये है हमारा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनैप्स की। सिनैप्स के नाम से इसे हम बोलते हैं। इसे सबसे पहले सर चार्ल्स शेरिंगटन ने स्टडी किया था और एक्सप्लेन किया था, राइट। अब सिनैप्स भाग होता कौन सा भाग है, कोई भी दो न्यूरॉन के बीच का जो भाग होता है उसे हम सिनैप्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनके बीच में, दोनों नर्व्स के बीच में, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप प्रॉपरली होता ही है, ठीक है। एक कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ प्रॉपरली नॉर्मल सा डिस्टेंस होता है, उसी को हम सिनैप्स नाम देते हैं। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगले वाले नर्व जो है, अगला वाला जो न्यूरॉन है उसका लास्ट वाला भाग मतलब एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग जो होता है, ये दोनों आपस में मोस्टली यूनाइट करते हैं, राइट। तो पहले वाले न्यूरॉन और दूसरे वाले न्यूरॉन के बीच की संधि स्थल जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ संधि कर रहे हैं उसे हमने बोला है सिनैप्स। दोनों एक दूसरे के साथ आके कांटेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम सिनैप्स की बात करते हैं तो पहले वाला, जैसे हमने इसकी बात की, ये हमारे पहले वाले न्यूरॉन का टर्मिनल है, ठीक है, और ये हमारे दूसरे वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। अब दोनों संधि कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और बीच में गैप है। तो हम इसको वैसे तो क्या बोलते हैं, साइनैप्टिक नॉब के नाम से जानते हैं या सिनैप्टिक बटन या टर्मिनल नॉब बोलते हैं, राइट। और ये हुआ हमारा डेंड्राइट। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन उपस्थित है सिनैप्स के पहले और सिनैप्स के बाद में, उनको भी हम एक स्पेशल नेम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात की, सिनैप्स से पहले जो है उपस्थित उसको हम बोल सकते हैं प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, कि ये सिनैप्स से पहले है इसलिए प्री सिनैप्टिक झिल्ली मेम्ब्रेन। और डेंड्राइट की मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं, सिनैप्स के बाद है इसलिए पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। ऑलराइट, इस तरह से प्री सिनैप्टिक एंड पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन्स या झिल्ली हम इनको क्लासिफाई या नेमिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो जो प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे कुछ आशय या वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं वेसिकल्स
और इनको हम नाम दे सकते हैं प्री सिनेप्टिक आशय, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या है, ये एक प्रकार का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, किस तरह से ट्रांसमिट करेगा वो हम स्टडी करें, तो न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये एसिटाइल कोलिन बन किससे रहा है, हम बोलते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया भाग उपस्थित होता है साइटोन सोमा पार्ट में और एक्सोन भाग में, वहां से बन के ये एसिटाइल कोलिन आता है, राइट। और एसिटाइल कोलिन के निर्माण के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कोलिन एसिटाइलेज, जो एसिटाइल कोलिन का निर्माण करता है, राइट। कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम है, इसलिए एस लगता ही है लास्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस तरह से सिनेप्स की संरचना उपस्थित रहती है।